कैसे आप सब, आज हम पढ़ेंगे जियोग्राफी के क्वेश्चन। तो देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन है कि प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र कहाँ पे पाया जाता है, किस राज्य में? तो मिजोरम में पाया जाता है। इसका ऐसा ऑप्शन सी हो जाएगा। दिया है कि भारत का सर्वाधिक वन से जो घिरा हुआ है वनाच्छित क्षेत्रों में मध्य प्रदेश सबसे पहले स्थान पर, जबकि ऑप्शन में मिजोरम दिया था, इसलिए मध्य प्रदेश वहाँ नहीं था, इसलिए यहाँ पे मिजोरम इसका आंसर हो गया। आगे का क्वेश्चन दिया है कि भारत में किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि भारत के राज्यों में वन्य जीव अभयारण्य की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में है। कितने अभयारण्य है महाराष्ट्र में? तो 49 है। जबकि संघ में जो राज्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहाँ पे 97 है। तो ये क्वेश्चन पूछा था भारत के राज्यों में, इसलिए महाराष्ट्र हो गया, और केंद्र शासित प्रदेश या संघ पूछता तो निकोबार द्वीप समूह हो जाता। कितना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह? तो 97 है। देखिएगा, आगे क्वेश्चन दिया है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन पहला है कि भारत में जो बांध परियोजना है 1973 में चालू की गई थी। तो बांध परियोजना 1973 में ही चालू की गई थी और 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जबकि विषय वस्तु सभी के लिए जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण था। और बाघ परियोजना का इसमें क्या उपाय था कि बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम था। तो ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एक से अधिक। बाघों के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार ने अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना प्रारंभ की थी। और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। 2022 में इसकी थीम क्या थी? तो बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर ऑल लाइफ था। 2023 में इसका विषय क्या था? तो फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बायोडाइवर्सिटी था। आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया है आगे वाला। समस्त विश्व में तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी भारत में है। इसकी अनुमानित संख्या कितनी है? तो 12,000 कुछ है। तो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया, इसलिए स्टार लगाए। देखिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो स्टेटस ऑफ लिविंग इन इंडिया दिया है 2018, उसके अनुसार भारत में लगभग 12,852 यानी कि 12,172 से लेकर 13,535 के मध्य तेंदुओं की होने की अनुमान है। आगे क्वेश्चन दिया है भारत की जनसंख्या है वो विशेषता संबंध में कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 1991 से 2000 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि 21% दर से हुई थी। तो ये ऑप्शन सही है। 1991 अच्छे 2001 में पुरुष और महिला का साक्षरता अंतर बढ़ गया, तो ये गलत है, बढ़ा नहीं था। अगला दिया है कि 2001 की जनगणना के अनुसार देश में 35 ऐसे बड़े नगर थे जिनमें कुल नगरीय जनसंख्या 48% थी। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। 1991 की जनगणना के अनुसार उपभोक्ताओं की संख्या में कमी का संकेत दिया गया, तो ये ऑप्शन सही है। तो 1 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए किस में दिया है, 1 और 4 ऑप्शन सी में दिया है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय प्रतिशत कितना था? तो 31% था। आगे दिया है इसका एक्सप्लेनेशन कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या 31.1% तथा ग्रामीण जनसंख्या 78.9% था। आगे क्वेश्चन है कि सारण सिंचाई नगर निकलती है, तो किस नदी से निकलती है? गंडक से। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है कि जो गंडक परियोजना, इसके अंतर्गत गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट के पास 739 मीटर लंबा एक बैराज बनाया गया, जिसमें कुछ नहरें निकाली गई है। इसमें से एक सारण सिंचाई नहर भी है। तो गंडक परियोजना के अनुसार किस नदी के पास? तो गंडक नदी के पास निकाली गई है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 739 मीटर है। जो त्रिवेणी नहर होता है, किस नदी से पानी आता है? तो गंडक नदी से। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है, तो कौन सी परियोजना है, किस राज्य की? तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। इसके अंतर्गत भाखड़ा नागल के पास किस नदी पर बांध बनाया गया? तो सतलज नदी पर 2 बांधों का निर्माण किया गया। आगे का क्वेश्चन दिया है कि जो भाखड़ा नागल बांध है किस नदी पर बनाया गया है? तो सतलज नदी पर बनाया गया भाखड़ा नागल बांध। अगला क्वेश्चन है कि किस नदी पर शिव समुद्र जल प्रपात स्थित है? तो कावेरी नदी पर शिव
मुंद्रम जो जलप्रपात है कावेरी नदी पर स्थित है, किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। इस नदी का उद्गम कर्नाटक के जो कोडागु जिला है वहाँ पे कौन सी पहाड़ियाँ है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे है इसका उद्गम। और अफवाह क्षेत्र किस राज्य में है? तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विस्तृत है। आगे क्वेश्चन दिया है कि पट्टिसीमा परियोजना निम्नलिखित में से किस नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? तो कृष्णा और गोदावरी नदियों से। पट्टिसीमा परियोजना किस नदी से जुड़ी है? तो कृष्णा और गोदावरी नदियों से। इस परियोजना को किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो आंध्र प्रदेश की सरकार द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध तैयार किया जाता है तो महानदी पर। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यह किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा राज्य की महानदी पर बनाई गई एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। आगे क्वेश्चन दिया है कि जो मैथान या बैल पहाड़ी है या तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो बराकर नदी पर बनाए गए। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो मैथान है, बेल पहाड़ी है, तिलैया बांध है, उसका निर्माण दामोदर की सहायक बरकरार नदी पर दामोदर घाटी परियोजना को प्रथम चरण दिया गया। आगे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन एक मीठे पानी की झील है? तो कौन एक मीठे पानी की झील है? चिल्का झील नहीं है, सांभर भी नहीं है, और वुलर झील मीठे पानी का झील है। और लोकटाक झील तो ये मणिपुर में पाई जाती है। लोकटाक झील ये मीठे पानी की झील है। और ये वुलर झील तो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। तो चिल्का उड़ीसा में। तो देखिएगा इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। पूछा है कि एक मीठे पानी की झील, तो वुलर और लोकटाक दो झीलें हैं, इसका आंसर एक से अधिक हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि जो वुलर झील है किस राज्य में पाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में। और लोकटाक तो मणिपुर में मीठे पानी की झील है दोनों, वुलर और लोकटाक। और जो खारे पानी की झील है चिल्का झील है, उड़ीसा में पाया जाता है। और सांभर राजस्थान में पाया जाता है। आगे क्वेश्चन दिया है कि जो भारत में कौन सा कृषि वित्त है वो स्रोत नहीं है कृषि का? तो देखिएगा सहकारी समितियाँ भी कृषि का स्रोत है, व्यापारिक बैंक भी, ग्रामीण क्षेत्र वित्त। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ये सारे ऑप्शन पूछा था कौन नहीं है, तो इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। कृषि वित्त प्रमुख स्रोत यही दिया है कि वाणिज्यिक, सहकारी बैंक और ग्रामीण, ये सारे कृषि के स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि कृषि में जो युग्म पैदावार होता है उसका आशय किसके उगाने से है? तो विभिन्न मौसमों पर दो फसल उगाने को ही युग्म पैदावार कहा जाता है फसल। अगला क्वेश्चन है कि जो युग्म पैदावार से आशय है कि एक वर्ष के विभिन्न मौसमों में एक ही क्षेत्र पर दो फसल उगाने, एक ही साथ एक कृषि पर दो या अधिक फसल उगाना मिश्रित खेती कहलाता है। आगे का क्वेश्चन दिया है कि भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है? तो इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि करना था, तो नहीं, ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। अगला दिया है कि इसका लक्ष्य हरित क्रांति से लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी और उर्वरक तकनीक का विस्तार करना था, तो ये ऑप्शन सही होगा। और इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त होने वाले फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में नहीं, तो ये भी गलत है। अगला दिया है चौथा कि इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी, मत्स्य पालन के साथ शस्य उत्पादन का समाकलन करना था, ये भी सही है। तो 2 और 4 इसका आंसर ऑप्शन सी में दिया है, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिएगा एक्सप्लेनेशन दिया है कि भारत में द्वितीय हरित क्रांति का लक्ष्य क्या था? तो हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में किसकी व्यवस्था करना? तो खेती के लिए बीज, पानी और उर्वरक तकनीकी का विस्तार करना तथा पशुपालन और सामाजिक वानिकी, मछली पालन के साथ शस्य उत्पादन का समाकलन करना। अगला क्वेश्चन दिया है कि नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? गेहूं नकदी फसल नहीं है, क्योंकि कपास, गन्ना, जूट, देखिए दिया पहला में गन्ना, जूट और कपास ये तीनों नकदी फसल है, लेकिन गेहूं नहीं है। तो इसमें पूछा था कौन नकदी फसल नहीं है, तो गेहूं नहीं है। नकदी फसलों के अंतर्गत गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन आदि प्रमुख आते हैं। गेहूं नकदी फसल न होकर एक खाद्य फसल है। आगे के क्वेश्चन दिया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति कहाँ से की? तो गेहूं के उत्पादन में सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 15 अगस्त 1947 को जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई उसके बाद से 1966 से 67 में हरित क्रांति का आगमन हुआ, और हरित क्रांति के पश्चात ही भारत में सर्वाधिक प्रगति गेहूं के उत्पादन में बढ़ा। आगे का क्वेश्चन है कि प्रमुख खाद्य फसल कौन सा है? तो चावल प्रमुख खाद्य फसल है भारत की, और खदानों में दूसरे स्थान पर गेहूं है, पहले स्थान पर चावल है। भारत के चावल के कटोरे के क्षेत्र का नाम बताइए? तो कृष्णा गोदावरी जो डेल्टा क्षेत्र पर है उन्हीं को
चावल के कटोरे क्षेत्र नाम से जानते हैं। भारत में चावल का कटोरा कृष्णा गोदावरी डेल्टाई क्षेत्र को कहा जाता है। ये क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत पाए जाते हैं। और आंध्र प्रदेश के कुल कृषि लोग मतलब कितने परसेंट पर खेती करते हैं? तो 29.3% भाग पर चावल का उत्पादन किया जाता है, जबकि 2/3 चावल खरीफ की फसलों के अंतर्गत बोया जाता है। और इसके चावल कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा उगाया जाता है? तो इसका तेलंगाना और रायलसीमा है आंध्र प्रदेश के अंतर्गत, वहाँ पर उगाया जाता है, जो कृष्णा गोदावरी और डेल्टाई क्षेत्र में विस्तृत है। अगला क्वेश्चन है कि खेती के अंतर्गत सबसे ज़्यादा भारत में महत्वपूर्ण खाद्य, इसका आंसर होगा कि भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल चावल है। तो इसका ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन डी में दिया है कि चावल भारत की सबसे मुख्य खाद्य फसल है। कृषि और किसान कल्याण के अनुसार 2021-22 में चौथे अग्रिम स्थान के अनुसार भारत के 46.38 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर चावल और 30.47 मिलियन हेक्टेयर कृषि है, उस पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार कृषि क्षेत्र का प्रमुख खाद्य फसल चावल है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो चावल बोई जाती है, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इसमें दिया है कि 2022-23 के अनुसार, अगर इस टाइम पूछेगा तो 25-26 वाला पढ़ना पड़ेगा। देखिएगा इसको आगे कि गन्ना के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम कौन सा है? तो पहले है यूपी, उसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु, फिर कर्नाटक। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि जो शुष्क भूमि होता है उसके लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सा है? तो सर्वाधिक उचित फसल मूंगफली है, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। शुष्क भूमि के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा फसल कौन सा है? तो मूंगफली है। इस प्रदेश में वर्षा की आधारित खरीफ फसल है। गेहूं मुख्य शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय रबी की फसल है, जिसे सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। गन्ना एक उष्णकटिबंधीय फसल है, जिसकी खेती अधिकतर शिक्षित क्षेत्रों या आर्द्र उपाद्र जलवायु वाले क्षेत्रों में की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरल है। भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है? तो केरल, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रिपीट है क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे क्वेश्चन कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आप टीआरई 4 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पर बने रहिए, क्योंकि इस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सिर्फ कराए जाते हैं।